एक तो फायदा हुआ है। मैं थोड़ा सा अभी नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। एक फायदा यह हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो देश में आदत है उसे वो विदेश में ले गए। उनकी देश में आदत यह है कि वो हर चीज को एक तरह से उत्सव और इवेंट के तौर पर पेश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि विदेश नीति में से नीति निकाल दी और इवेंट को डाल दिया। और ये एक ऐसी चीज है जो कि पिछले 75 साल में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। ज्यादातर लोग इस बात को समझते नहीं है कि नीति के बिना कोई भी चीज बेकार होती है विदेश में, वो खाली पर्यटन के अलावा उसका कोई और मतलब नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा काम किया, इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने नीति निकाल के सिर्फ इवेंट बना दिया उसको। अब नीति बना के जब इवेंट बना देंगे तो अब उसका फर्क, अंतर समझ में आएगा आपको। नरेंद्र मोदी जहां जहां गए हैं, मैं सिर्फ जिक्र नहीं कर रहा हूं देशों का, ये जो आपने लिस्ट दिखाई है ना, जो पीएमओ के उस पर वेबसाइट पर है, ये एक तरह से अधूरी जानकारियों की लिस्ट है। नरेंद्र मोदी ने एक्चुअल में क्या खर्च किया है और क्या वसूल किया है, इसका जिक्र नहीं है इसमें। हर इवेंट में हर व्यक्ति से वसूली हुई है विदेश में, खासतौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों में, ब्रिटेन। और ये जो हमारे गुजराती भाई हैं, वो बेचारे मजबूर हैं वसूली के धंधे में शामिल होने के लिए। तो जो सबसे जो खतरनाक चीज हुई है वो ये कि अब विदेश नीति नहीं हो रही है, बल्कि विदेश में इवेंट हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ, ब्रिक्स के सम्मेलन के समय कोई इवेंट नहीं हुआ। क्यों? और उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा आपसे, बस खाली मैं बता रहा हूं खाली। अन्यथा नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां इवेंट पहले करते हैं, और ये जो इवेंट करना है उनका, ये एक तरह से नरेंद्र मोदी की एक तरह से विदूषक की छवि बनाना है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं ये बात। मेरी नरेंद्र मोदी के प्रति बड़ी श्रद्धा है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और मेरी नरेंद्र मोदी के प्रति बड़ी आस्था है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें 240 सीट दी है। लेकिन मैं अपनी इस आस्था का करूं क्या जबकि नरेंद्र मोदी तरीके से काम न करें। मैं एक जस्ट नमूना बता रहा हूं आपको। जब वो किसी भी चीज को इवेंट बनाते हैं तो वे, उनकी नजर किस बात पर होती है? उन्होंने दूसरी जो सबसे खतरनाक चीज की, जो वो देश में कर रहे हैं वही वो विदेश में कर रहे हैं। मैं आपके जरिए, मैं आपके दर्शकों से एक चीज कहना चाहता हूं कि आपके देश की गृह नीति जैसी होगी, उसका प्रतिबिंबन ही विदेश नीति होगी। हमारे घर की गृह नीति में कारपोरेट हाउस शामिल है और वे सेंटर में है। कोई भी फैसला कारपोरेट हाउस के हित के अलावा नहीं होता। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण काम, इवेंट के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण काम नरेंद्र मोदी ने किया है अपनी विदेश नीति में, वो यह कि वो जहां जाते हैं वहां कारपोरेट सौदे तय कराने का काम करते हैं। भारत में कभी किसी प्रधानमंत्री ने 75 वर्ष में, या जान ली नरेंद्र मोदी के आने के पहले 2014 के पहले तक, कभी किसी प्रधानमंत्री ने कारपोरेट हाउसेस के लिए एजेंट के तौर पर काम नहीं किया। ये जगुआर विमान की खरीद से लेके और अभी जो अमेरिका गए, उसके पहले यूक्रेन गए, किस काम के लिए गए थे? इनके अमेरिका जाने के पहले वहां पर पेंटागन के साथ में सौदा करने के लिए राजनाथ सिंह को भेजा गया था। किस काम के लिए भेजा गया था? हथियारों की डील। तो आप जहां जा रहे हैं वहां सिर्फ वो कारपोरेट हाउसेस के साथ में क्या सौदे हो सकते हैं, क्या व्यापार हो सकता है, और जाहिर है कि सबसे बड़ा व्यापार तो हथियारों का है। तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए के सालाना हथियार भारत खरीद रहा है, और हथियार कंपनियों से 7 से लेकर 10% तक कमीशन ऑफिशियली फिक्स है। चंदा नहीं, चंदा अलग है, कमीशन। और ये एक बहुत बड़ी वसूली है, और इसमें क्या है कि पेमेंट पहले जाता है। तो आपने अगर मान लो 10,000 करोड़ रुपए के हथियार जो है
अमेरिका से खरीदने का सौदा किया, तय करके आए, तो आपने पैसा पहले भेज दिया, हथियार 2 साल बाद आएंगे, तो कमीशन भी पहले आ जाता है। आप देखेंगे कि जो बहुत तेजी से, वो जिस दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन खत्म हुए उसके तत्काल बाद वो पहले रूस गए, फिर यूक्रेन गए, फिर अमेरिका गए, और किस काम के लिए गए? ओनली वन एजेंडा। यूक्रेन गए तो वहां पे भी हथियारों की डील कह रहे थे, शांति। जी नहीं, हथियारों की डील के लिए गए थे। उसके पहले रूस गए तो इसलिए कि हथियारों की डील पर साइन करने थे, और उसके तत्काल बाद जब हल्ला मचा तो वो फिर अमेरिका गए। उसके पहले उन्होंने राजनाथ सिंह को भेजा। ये जो नया फिनोमिना है वो ये कि हथियारों की डील और हथियारों के डीलर के तौर पर प्रधानमंत्री काम करे, ये तो अपने आप में चिंता की चीज है मेरे लिए। तीसरी चीज जो कि बहुत खतरनाक है, इसे भी आप झेल सकते हैं, इवेंट को भी झेल सकते हैं, आप इसको भी झेल सकते हैं, कारपोरेट हाउसेस के लिए आप एजेंट के तौर पर आप काम कर रहे हैं, इसे भी झेल सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को नहीं झेल सकते कि आप जो पॉलिसी चुने वो पॉलिसी एकदम डायरेक्शन लेस हो, दिशाहीनता जिसे हम लोग कहते हैं। नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर अब तक की जो विदेश नीति की ब्यूटी है, उसका जो सौंदर्य है वो ये कि वो दिशाहीन विदेश नीति है। और जब मैं कह रहा हूं दिशाहीन विदेश नीति है तो इसके प्रमाण उनके गतिविधियों में फैले हुए हैं। मैं एक नहीं, मैं आपके इस प्रोग्राम में 10 लेक्चर ऐसे दे सकता हूं। फोर्थ जो उन्होंने खतरनाक काम किया है, जो कि बहुत नुकसानदेह है, कि जब वो दिशाहीन अ, रास्ता अख्तियार करते हैं नीतिगत तौर पर, तो उन्होंने चौथा जो काम किया है, जहां से आपने बात शुरू की थी, विदेश नीति के साथ में अपराधीकरण को नक्की कर दिया, जो कि कहीं पर भी नहीं था। ये सिर्फ डिक्टेटरशिप जो लोग चलाते हैं, जहां सत्ता डिक्टेटरशिप की है, पुतिन की सत्ता डिक्टेटर की सत्ता है। अमेरिका ये काम करता रहा है, विदेश नीति में अपराधीकरण का इस्तेमाल करता रहा है, अपराधियों का इस्तेमाल करता रहा है। और भी कई डिक्टेटर जो कंट्री है वे अपराध का और अपराधियों का इस्तेमाल करते रहे। भारत की विदेश नीति के साथ में अपराधीकरण और अपराध शामिल नहीं थे, और अपराधी शामिल नहीं थे। पहली बार ऐसा हुआ कनाडा और अमेरिका के प्रसंग में, खासतौर पर खालिस्तानियों की हत्या के प्रसंग में, भारत के खिलाफ में ऑफिशियली एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बल्कि डोभाल साहब के खिलाफ में नोटिस सम्मन जारी हुआ है। और बहुत चिंता की चीज है ये। विदेश नीति का अपराधीकरण से और अपराधियों से संबंध बनना यह साधारण चीज नहीं है। मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी देश की गृह नीति अगर डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, आपकी गृह नीति में अगर अपराधियों और अपराधीकरण की और माफियाओं के लिए पर्याप्त जगह है, तो आप तय मानिए आपकी विदेश नीति इससे प्रभावित होगी, और वो चीज दिखाई दे रही है। आप याद कीजिए, जस्ट थोड़ा सा याद कीजिए, एक जमाना था लाल का, बिल्कुल एकदम, बहुत उसने पूरा नॉर्थ ईस्ट को एकदम तबाह किया हुआ था। विदेश में रहता था वो, लेकिन कभी हमने कोशिश नहीं की कि लाल डेंगा किसी व्यक्ति को विदेश में जाके मारे। कभी कोशिश नहीं की लाल डेंगा के ऊपर हमला किया जाए। कम डिस्टर्बेंस नहीं हुई खालिस्तान के समय में। पूरा पंजाब धू धू करके जल रहा था, लेकिन हमने कभी किसी भी खालिस्तानी को विदेश में जाके टारगेट नहीं बनाया, और इसके लिए किसी अपराधी की मदद नहीं ली। बाकायदा पॉलिटिकल कैंपेन किया, पॉलिटिकली आइसोलेट किया उनको। यानी हमने कूटनीति का इस्तेमाल किया। अब नरेंद्र मोदी कर कह रहे हैं कूटनीति की जगह अपराध नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह सबसे खतरनाक चीज है। तो नरेंद्र मोदी ने हमें 4 चीजें गिफ्ट में दी। विदेश नीति में इवेंट दिया, उन्होंने दिशाहीनता दी, उन्होंने कारपोरेट हित साधन का तरीका बताया, और चौथी चीज उन्होंने अपराध और अपराधीकरण को विदेश नीति का हिस्सा बनाया। और यह एक ऐसा मॉडल है, इसने पुतिन को भी एकदम चकाचौंध में डाल दिया है। पुतिन भी एकदम चमत्कृत है इस व्यक्तित्व से। तो जानते हैं क्या हो रहा है?
सबसे मजेदार चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो अभी ब्रिक्स में हुई है। ब्रिक्स के पहले ये गए थे बाइडेन साहब के पास, उनके घर, क्वाड के 4 देशों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए बड़ा डंके वंके बजाए थे, और तय करके आए थे, वचन देके आए थे कि हाँ, चीन के खिलाफ में हम आपके साथ मोर्चा लेंगे। क्या रहेगी आपकी औकात? बिल्कुल, जिसे कहें कि लिटरली रशिया ने प्रेशर क्रिएट करके नरेंद्र मोदी की 5 साल की सारी हेकड़ी निकाल दी और कहा कि तुमको चीन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करनी होगी, और बातचीत ही नहीं करनी होगी, संबंध सामान्य बनाने होंगे। भारत की यह स्थिति नहीं थी कि रूस दबाव डाले। रूस ने कभी भी, सोवियत संघ जो था उसने कभी भी भारत पर दबाव नहीं डाला था। अभी जान लीजिए, 62 में दबाव नहीं डाला, 62 के बाद दबाव नहीं डाला, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमसे कोई कहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। और किसके साथ साइन कर रहे हैं आप? किस चीज पर साइन कर रहे हैं? वो जो ब्रिक्स का जो डिक्लेरेशन शामिल डिक्लेयर हुआ है, वो बहुत मजेदार है। वो बिल्कुल वो है, क्वाड के एकदम अपोजिट है, अमेरिका की पॉलिसी के एकदम अपोजिट है। यानी आपको मालूम ही नहीं है कि आप अमेरिका क्यों गए, आपने बाइडेन के साथ क्यों साइन किया, आपने बाइडेन के साथ में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया, और आप यहां पर एकदम अपोजिट काम कर रहे हैं। भारत की नीति में इस तरह का एकदम दो विपरीत पोल कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। लेकिन सर ये जो आप कह रहे हैं बहुत सही जगह आपने लाया है, और बहुत सही तरीके से मोदी की नीति को या बीजेपी की नीति को या इसमें आरएसएस को ऐड कर दो, आरएसएस की नीति को आपने सामने रखा है। ये हर जगह जाते हैं और कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। बुद्ध की चर्चा हर जगह करते हैं, हर देश में जाके करते हैं। और जो व्यवहार है उसमें आपने हथियारों की डील की बात कही कि जहां गए इतने हजार करोड़ के हथियार डील किए, इतने हजार करोड़ के हथियार डील किए। फिर जो अपराधीकरण किया कि वो जो है निर्जर की हत्या और पन्नू की हत्या के प्रयास और तमाम चीजें में आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पे बड़ा चर्चा में है भारत में, अब कहा जा रहा है कि हिंदू डॉन पैदा हो गया। उसके अलावा जिस तरह से आपने बहुत सही कहा कि गृह पूरा डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री जिस तरह से बिहेव कर रही है वही दिखाई पड़ता है देश नीति में। लेकिन एक और चीज दिखाई पड़ रही है कि जैसे यहाँ पे जुमले बोल देते हैं चुनाव के समय या बाकी समय में, क्या वहां भी जुमले बोलने से काम बन जाता है? जुमले बोल के आपने हालांकि कहा है कि देश की स्थिति बड़ी खराब हुई है, लेकिन क्या इनको समझ में नहीं आता कि आप वहां कुछ बोलोगे, वहां कुछ बोलोगे, वहां कुछ बोलोगे, करोगे कुछ, तो दुनिया के देश आपको क्या आते? दुनिया के देश एक चीज जानते हैं कि ये व्यक्ति है, इसके पास अकल नहीं है। बहुत साफ कह रहा हूं मैं, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके बारे में यह धारणा है कि इसके पास अपनी अकल नहीं है। और रूस का जो एटीट्यूड है, खासतौर पर पुतिन का एटीट्यूड यह है कि वो हर चीज जबरदस्ती कराता है, हर चीज जबरदस्ती कराता है। पुतिन जो है वो डायलॉग में विश्वास ही नहीं करता, जानते हैं वो शेर। वो वाली घटना बड़ी चर्चित हुई थी सर, जब प्रधानमंत्री गए थे यूक्रेन मिलने के लिए, वहां के बाद फिर डोभाल साहब गए पुतिन जी को ये करने के लिए कि हमने क्या क्या किया, क्या कर, लोगों ने कहा, आलोचकों ने खास करके आरोप लगाया कि वो गए सफाई देने के लिए कि क्या किया। नहीं, असल में हुआ ये कि ये गले मिले जाके रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पहले। तो जब ये गले मिले और वो फोटो आई तो उस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आपत्ति की, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी आपत्ति की और कहा कि ये क्या तमाशा है। अच्छा, मुश्किल क्या थी? मुश्किल ये थी कि तकरीबन अभी जो भारत हथियारों की खरीद करता है उसका लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको। वो लेटेस्ट ये है कि तकरीबन भारत के हथियारों का 60% के करीब हिस्सा जो अभी भी रूस से आता है अभी। तो अब वो और रूस का तरीका वही है कि आए हो तो भैया दस्तखत करके जाओ, बातचीत नहीं होगी, साइन करो खाली और घर जाओ, कागज लो घर जाओ। वो सीधे बात करता है, घर जाओ एकदम। आपको मैं सिर्फ एक घटना याद दिला रहा हूं दर्शकों के लिए। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे और वो 1 साल भी मुश्किल से नहीं हुआ था उनको,
हो सकता है कि वो 2 4 6 महीना मेरे अनुमान में गलती हो। अचानक कुछ दिन मतलब दिसंबर के महीने में 5 7 दिन पहले ही अचानक सूचना आई कि 6 दिन बाद जो है पुतिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ पर फूले हुए, पुतिन आने वाले हैं और वो तो ये तो कोई इवेंट नहीं बना पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई इवेंट नहीं होगा, हम आएंगे। और वो पुतिन आए। अच्छा, पुतिन बताया भी नहीं क्यों आ रहे हैं। वो 10 प्रस्ताव समझौते के लेके आए। आए, रात को उतरे, सुबह हैदराबाद हाउस में बैठे, बातचीत की, साइन कराए, 48 घंटे के अंदर ही वो वापस चले गए। अब इनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मौका नहीं दिया, सारे साइन वाइन करा के इनसे लेके चले गए, क्योंकि पुतिन ये जानता है कि ये आदमी बेतंजी के लोटा है और ये डिक्टेटर है। तो पुतिन जो खुद डिक्टेटर है, वो स्टाइल समझता है डिक्टेटर की। और ठीक वही यही काम किया उसने। अमेरिका गए ये, और अमेरिका में जिस तरह से ये बातें कर रहे थे और घूम रहे थे और कह रहे थे, उससे लोग परेशान थे। लेकिन हमें मालूम थी कि ब्रिक्स के सम्मेलन में ये जब जाएंगे तो पुतिन ठीक उसी तरह से व्यवहार करेगा। अच्छा, दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको कि सारे लोग बोल के थक गए कि भाई चाइना से संबंध मत बिगाड़ो। इवन इनका विदेश मंत्री भी इनसे बोल के थक गया कि भाई नॉर्मल कर लो, लेकिन ये किसी की सुन नहीं रहे थे। ब्लूमबर्ग का ये कहना यह है, ब्लूमबर्ग मीडिया का, कि मोदी के ऊपर कॉर्पोरेट हाउसेस के सीईओ ने मेहनत की, जिसकी वजह से वो चाइनीज राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयार हुई। बात ये नहीं है। मैं बहुत साफ कहूं आपसे, बात ये नहीं, बात यह है कि पुतिन पुतिन जो है वो एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। वो उन्होंने साफ कह दिया कि इस पर बात नहीं होगी। अब तुम ये सब चक्कर छोड़ो, तुम्हें बात करनी होगी इनसे। और इन्हें बात करनी पड़ी, और बात करके एक स्टेटमेंट जारी हुआ। क्या स्टेटमेंट जारी हुआ? आप तो बात ही नहीं करना चाहते थे, 5 साल से बात नहीं की थी इस व्यक्ति ने, बेवजह बात नहीं की। अगर कोई सीमा पर 5 साल पहले विवाद हुआ है तो उसको बातचीत करके हल किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने बात नहीं की। उनके ऐप पर पाबंदी, उनके बिजनेस निवेश पर पाबंदी, उनकी कंपनियों को यहां पर जो पैसा लगाना चाहती थी उसको तत्काल रोक दिया गया। यहां से जो लोग विदेश जाना चाहते थे, चाइना जाना चाहते थे, उनके वीजा को देने में लगातार देरी की जाती रही, परेशान किया जाता रहा। अब क्या स्थिति है? अब एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको खाली, उससे नरेंद्र मोदी की बुद्धि का खोखलापन नजर आता है। एक चीज सहमति हुई है, हम विवाद के मसले नहीं उठाएंगे। विवाद को ऐसे रखने का कौन बात अब आप सोचिए, यहां से सोचिए आप खाली। वो उसकी जो लैंग्वेज है ना, बहुत मजेदार है। शांति और सद्भाव पर हमारा जोर रहेगा। अब शांति और सद्भाव पर अगर हमारा जोर रहेगा और विवाद के मसले नहीं उठाए जाएंगे, ये अगर क्रक्स है हमारी पॉलिसी का, जो कि चाइना के साथ अभी ब्रिक्स के सम्मेलन में पैरेलल मीटिंग के जरिए जो निष्कर्ष निकला है, तो यही तो हमारी गुटनिरपेक्ष नीति का हिस्सा था, जिसको कि तुमने पलीता लगाया कि हम विवाद के मसले कूटनीति के जरिए हल करेंगे, उनको पब्लिकली डिस्कस नहीं करेंगे, पब्लिकली नहीं लेके जाएंगे। लेकिन ये पब्लिकली लेके गए, इनके मीडिया सेल के लोग लेके गए, चाइना के लोगों ने इस पर आपत्ति की। तो क्या किया आपने? मैं तो मतलब क्रेडिट देना चाहूंगा कांग्रेस को। कांग्रेस यही तो कहती थी। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मैं ये पॉलिसी का जो इशू है कि हम विवाद के मसले नहीं उठाएंगे, पब्लिक डोमेन में नहीं उठाएंगे, जो भी चीज होगी हम कूटनीतिक मंचों पर उठाएंगे और शांति और सद्भाव पर जोर देंगे। इसे कहते हैं आरएसएस की चाइना विरोधी जो नीति है उसकी पराजय। मीडिया थोड़ा सा, जिसे कि जलेबी के भाव में रहता है, वो मीठा मीठा लिखता है, वो नहीं लिखता है जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे नहीं लिखता है। लेकिन ये तो एक तरह से जो एंटी चाइना जो कैंपेन चला था, उसकी बहुत बड़ी पराजय है ये। अब देख लेगा आप जस्ट आप वेट करिए, आप 6 महीने वेट कीजिए लगातार। हाँ, इसमें एक और भी वजह है जिसकी वजह से ये चाइना की तरफ जाने के लिए मजबूर हुए हैं।
हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन मेरा अनुमान है वो ये कि अगर ये कनाडा और अमेरिका वाला प्रसंग नहीं आता जिसमें कि भारतीय डिप्लोमेट शामिल हैं अपराध में, तो इनका अमेरिका प्रेम अभी टूटता नहीं। उसने इनको शिफ्ट करने में बड़ी मदद की है। अमेरिका अपना स्टैंड छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका ने जिस तरह से उस रॉ के ऑफिसर का नाम लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस रॉ के ऑफिसर का नाम लिया और कनाडा ने ऑफिशियली ऑफिशियली 42 अधिकारियों की, 42 लोगों की लिस्ट दी है। साधारण लिस्ट नहीं है। जो लोग क्राइम में शामिल हैं, कूटनीति में क्राइम एकदम अक्षम्य अपराध है। तो इसने क्या किया कि आपकी एक तरफ तो विदेश नीति को कबाड़ा कर दिया, दूसरी तरफ आपको चाइना की तरफ झुकने के लिए मजबूर कर दिया। थर्ड चीज जो कि समझने की है वो ये कि चाइना के साथ में, इनके सारे बकवास के बावजूद भी चाइना के साथ में हमारे व्यापार तो चल रहा है। व्यापार में तो कोई बाधा आई नहीं। तो हालत यह है कि चाइना के साथ में हमारा व्यापार का असंतुलन अभी भी बना हुआ है। चाइना हमारे यहां से माल कम जाता है, चाइना से माल हमारे यहां ज्यादा आता है, और 10 गुना फर्क है। तो आपकी जो सो कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत की जो नीति थी, उसने चाइना के साथ में जो आपका व्यापार घाटा था, वो व्यापार घाटा तो कम नहीं किया, बल्कि इस बीच में व्यापार घाटा और बढ़ गया। तो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से एक दूसरा नुकसान यह हो रहा है कि चाइना के साथ में आपके व्यापारिक संबंध जो संतुलन की मांग कर रहे थे और ज्यादा असंतुलित हो गए। वो चाइना के पक्ष में व्यापार संबंध और ज्यादा झुक गए। चाइना का माल ज्यादा आ रहा है, भारत का माल कम जा रहा है। और अब जो नई संभावना है कि अब चाइना यहां निवेश करेगा, और चाइना जब निवेश करेगा तो चाइना मासिव स्केल पर निवेश करता है। तो अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि चाइनीज कारखाने का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। इसे कहते हैं चाइन चाइन इसे कहते हैं चाइना की कूटनीति। तो वो अल्टीमेटली आपको मजबूर करती है। नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि व्यापार में जब संतुलन चाइना के पक्ष में है, तो राजनीति में संतुलन देर सवेर उसी के पक्ष में बनेगा। ऐप, उन्होंने 100 के करीब ऐप पर, टिकटॉक पर, इन सब पर पाबंदी लगा दी ना कि चाइनीज ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां। अरे ऐप पर पाबंदी लगाने से चाइना पर पाबंदी लगती है क्या? ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। अब ऐप पर पाबंदी हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाइना के संबंध में ये जो ब्रिक्स में जो एग्रीमेंट हुआ है, ये बातचीत के लिए जो सहमति बनी है, ये आरएसएस की और बीजेपी की अंध चाइना विरोधी नीति की सबसे बड़ी पराजय है। सर लेकिन एक ये जो आप कह रहे हैं सर, तो एक और सवाल बनता है सर, पराजय की जो आपने बात कही है, कनाडा वाले मसले पे इधर पराजय है, चाइना वाले मसले पे इधर पराजय है, नहीं, और ये छोटे छोटे हमारे बगल बगल में जो देश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश अपने आप में बड़ी बुरी स्थिति में है। नहीं नहीं, देखिए देखिए, कनाडा के तो अभी एक और झटका आने वाला है। ईश्वर न करे वो आए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन वो आ ही सकता है। अगर इन्होंने अपने सही ढंग से व्यवहार नहीं किया और अपराधी हैंडओवर नहीं किए, तो एक झटका आएगा। क्योंकि भारत में जो तमाम, ये जो आप अखबारों में पढ़ते हैं ना कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, विदेशी पूंजी बढ़ जाती है, हमारे यहां बहुत ऊपर चला जा रहा है, आती है ना खबरें ये सब सुर्खियों में। कनाडा उन देशों में है जहां से पूंजी हमारे यहां आके सबसे ज्यादा जमा किया, क्योंकि हमारे ब्याज ज्यादा मिलता है। जो टॉप 10 कंट्री है उनमें एक कनाडा है। और कनाडा के देश के लोग अगर यहां से पूंजी विड्रॉ कर लें,
जानते हैं रिजर्व बैंक धराशायी हो जाएगा। शेयर बाजार अभी धराशायी है, मैं पैसा निकाल रहे हैं क्यों इसके नहीं, वो उसका उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि वो जो वहां जो पैसा आता है वो खाली वो ब्याज के लिए वजह से पैसा यहां जमा करते हैं। वहां यहां कोई बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है वो। तो इनको ये मालूम ही नहीं है कि अगर वो अपने पर उतर आए और उन्होंने माइग्रेशन करके जो लोग गए हैं उनको रोकना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने अभी स्टेप उठाने शुरू कर दिए हैं, तो भारत के जो लोग वहां हैं वो बड़ी संख्या में वापस आ जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज जो बता रहा हूं, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है, अमेरिका में जिस तरह से केस हुआ है और डोभाल साहब के खिलाफ में जिस तरह से नोटिस निकला है कोर्ट से, आप पक्का मानिए, साल भर लगे या 6 महीने लगे या 1.5 साल लगे, उसमें सजा होनी है। वो डोभाल साहब को। अब जो भी साहब हो वह, वो चाहे यादव हो चाहे डोभाल हो, जो भी हो, सजा होनी है उसमें। उसका एक बहुत बढ़िया मजेदार चीज बता रहा हूं आपको कि वो जो इन्होंने जिस गुप्ता जी को ये धंधा दिया कि तुम ये किलिंग करा देना, गुप्ता जी ने एक किलर पकड़ा और वो किलर अमेरिका की जासूसी संस्था के लिए ही काम करता था, उन्हीं का एजेंट था। उसी को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, पैसे दिए, सब कुछ दिए, उसी ने सारी सूचनाएं लाके सीआईए को दी, एफबीआई को दी। अब आप सोचिए कि आपकी सारी सूचना, वो सब इंटरनेट पर उन्होंने बाकायदा अमेरिका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो आदमी तो हमारा ही एजेंट था। जो तो पत्रकारों ने पूछा भाई तुम्हारे पास सबूत कहां से आए, तो उन्होंने कहा जिस आदमी को इन्होंने ये जिम्मेदारी दी उसके बाकायदा फोटो जारी किए उन्होंने, पैसे देते हुए। वो गुप्ता जी जो अभी अंदर है, उन्होंने जिस एजेंट को हायर किया था, वो एजेंट अमेरिका की एफबीआई के लिए काम करता था। सो अब सबसे मजेदार बात यह है कि आपको कितना खराब आपका है कि आप हर चीज जो है फ्रेंचाइजी कर रखी है। अब क्राइम की भी फ्रेंचाइजी कर रखी है, गुप्ता जी भी फ्रेंचाइजी कर रहे हैं किसी और को, वो भी किसी और को फ्रेंचाइजी कर रहा है। तो हो क्या रहा है ये? तुम्हारे अपराध भी फ्रेंचाइजी में जा रहा है धीरे धीरे। वो 1 रुपए तुम दे रहे हो तो वो 75 पैसे में कहीं से ला रहा है, 75 पैसे वाला 50 पैसे वाले को पकड़ रहा है, 50 पैसे वाला 25 पैसे वाले को पकड़ रहा है, और अंत में साला वो चवन्नी छाप मामला हो जाता है सारा का सारा। ये जो लेवल है इस लेवल ने एकदम एक्सपोज कर दिया है नीचे। और अमेरिका की जो अदालतें हैं वो राजनीति से प्रभावित नहीं होती। तो भगवान भरोसे फैसला नहीं देते। ना ना ना, सवाल ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहां जो टेररिस्ट है वहां वो नागरिक है, वहां टेररिस्ट नहीं है। तुम्हारे यहां खालिस्तानी टेररिस्ट है, वहां खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, अमेरिका में या कनाडा में। तो उनके यहां उनको वो नागरिक के सारे अधिकार और प्रोटेक्शन हासिल है। आप चाहते हैं कि वो टेररिस्ट मान ले, कैसे मान लेंगे वो? आप कूटनीति की बजाय आप जमीन पर। और एक और चीज बता रहा हूं, ये ध्यान क्यों गया, आपको याद हो कि ये चुनाव के दौरान शुरू पार्लियामेंट के चुनाव के जस्ट पहले नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए थे कि हमने दुश्मन को उसके घर में जाके मारा है, पाकिस्तान में जब हत्या की थी उन्हें घर में घुस के मारा है। तो घर में घुस के मारे जाने वाले भाषण के बाद में लोगों का ध्यान तेजी से गया कि यार चक्कर क्या है नीचे। और उसके बाद में जब खंगालना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि बारूद फैली हुई है नीचे। तो प्रधानमंत्री खुद मोहर लगा रहा है कि हाँ हमने घर में जाके मारा है। ये जो चीज है, ये चीज ऐसी है जिसने कि आपकी प्रधानमंत्री की इमेज वो एकदम बट्टे खाते में डाल दी। एक अन्य चीज और आपको अगर कोई चीज लगे वो ये कि इस तरह की जो पॉलिसी है जिस पर के इंडिया चल रहा है, जो कि आपने बांग्लादेश का जिक्र किया और आपने पड़ोसी देशों का जिक्र किया, मैं खासतौर पर बांग्लादेश का जिक्र करना चाहता हूं कि बांग्लादेश के बारे में तो आपकी सारे के सारे अनुमान फेल हो गए। आपको पता ही नहीं था बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपकी मौजूदगी में, आपके रहते हुए आपको नॉलेज ही नहीं है कि वहां इतना बड़ा घटनाक्रम हो सकता है कि प्रधानमंत्री निकाल दी जा सकती है या वो भाग सकती है वहां से।
चिंता की चीज है ये चिंता की चीज है, क्योंकि आप का जो सिस्टम है वहां, हमारा तो वहां उच्चायुक्त है, आपका तो वहां सिस्टम था, आपका सिस्टम आप काम नहीं कर रहा था, आपको मालूम नहीं है, आप एकदम डिस्कनेक्ट। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक तनावपूर्ण संबंध है आपके, नेपाल के साथ में आपके तनावपूर्ण संबंध है, आपके श्रीलंका के साथ तनावपूर्ण संबंध है। आपकी मुसीबत यह है कि आपके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ तनावपूर्ण संबंध है। पाकिस्तान आपके साथ में संबंध सामान्य करना चाहता है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। एक और चीज बता रहा हूं जो भविष्य में आ सकती है कभी भी। अभी तो ये अड़ रहे हैं बच्चे की तरह कि नहीं, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे, लेकिन अगली बार जब पुतिन जी के फिर हाथ चढ़ेंगे ना ये तो ये पाकिस्तान से भी बात करेंगे। अभी अभी चीन से शुरुआत हुई है। इन्होंने बस एक आखिरी सूचना दर्शकों के लिए, हम तो ये जानते थे तालिबान जो है वो टेररिस्ट हैं, हम तो यही जानते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में ये हुआ कि 2023 में ही नरेंद्र मोदी ने जो 26 जनवरी या 15 अगस्त के प्रोग्राम में कतार में तालिबान के प्रतिनिधि को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया था। तो तालिबान के साथ में आपके अब मधुर संबंध है, जिन तालिबान के बारे में आप सबसे ज्यादा कहते थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपके ये जो इनकी जो पॉलिसी है, विदेश नीति जिस तरह चीन के संदर्भ में पिटी है, वो पाकिस्तान के संदर्भ में भी पिटेगी। क्यों पिटेगी? क्योंकि जनता ने उसे धूल दिया है। आपने चाइना को लेकर जो हॉस्टाइल रुख अख्तियार किया था, लेह लद्दाख की जनता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, नंबर एक। आपने पाकिस्तान को लेकर जो रुख अख्तियार किया था, उसे जम्मू कश्मीर की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप तय मानिए, आप तय मानिए, ये लौटेंगे, क्योंकि इनकी जो धुलाई नीचे हो रही है ना, ये लेह लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में जो धुलाई हुई है, उसका ये परिणाम है कि चाइना की तरफ ये जाने के लिए मजबूर हुए हैं। उस चाइना की तरफ जो कि आजाद कश्मीर में पुनर्निर्माण के कार्य में, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में बड़े पैमाने पर पैसा झोंक चुका है। किस मुंह से बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की नीति को चेंज करने के लिए जरूरी है उसको घरेलू स्तर पर हराया जाए। नहीं, लेकिन घरेलू स्थिति तो ये है सर कि आपने अभी लेह लद्दाख की बात कही, लेह और कश्मीर आता है तो जिला जो है, तो लेह जो है वो दिल्ली में धरना दिया पड़ा है, कश्मीर में इनको कोई पूछा नहीं, और कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर सरकार बनी फिर अटैक शुरू हो गए, वो खोले वो आतंकवादी अटैक। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। उसके अलावा सर जिस तरह से 370 को लेकर के इन्होंने हंगामा खड़ा किया वो फ्लॉप साबित हुआ। फिर जिस तरह से जब वहां मणिपुर में जो हालात है, जो तनाव की आप बात कर रहे थे कि यहाँ तनाव है वहां तनाव है, जम्मू कश्मीर में तनाव है, तो वहां मणिपुर में तनाव है, उत्तर प्रदेश में तनाव है, और ये जो मैसेज है मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से ये काम करते हैं, जो आपने कहा कि आपकी गृह नीति विदेश नीति में दिखाई पड़ती है, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मतलब सिखों के खिलाफ भी एक तरह से हो जाता है। जो आपने रणनीति बनाई है और कहा कि हिंदू राष्ट्र ही आपका मूल एजेंडा है, वही मेन रथ है जिसके सहारे आप देश में शासन करेगा और दुनिया में मनवाएंगे हिंदू राष्ट्र का झंडा, दुनिया को पकड़ा देंगे, पकड़ो। लेकिन क्या आपको लगता है सर यहाँ जितने कम किए जा रहे हैं, भारत की छवि इन वजहों से विदेशों में खराब नहीं हुई? नहीं, वो हुई है उसका। ये जो आप जितना आपने जो इतना बड़ा ग्राफ बनाया ना, मैं इसे विदेश नीति के संदर्भ में रखना चाहता हूं खाली। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में जिस तरह से इन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ पोजीशन ली है, वो जो एंटी मुस्लिम जो मूड माइंड सेट है, वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो इजराइल के साथ। हथियार तक भेजे वहां पे इजराइल? नहीं, हथियार भेज रहे हैं, वहां आदमी भेज रहे हैं, वहां हर चीज भेजने को तैयार हैं। ये हर मसले पर फिलिस्तीन का विरोध कर रहे हैं, सबसे जो खराब बात कर रहे हैं। ये जो ईरान भारत संबंध में उसका भारी
नुकसान होगा। नहीं नहीं, वो सब पे असर पड़ेगा। इसका एक जो सबसे जो बुनियादी चीज है वो ये है कि आपकी जब घर में मुसलमानों के प्रति विद्वेषपूर्ण नीति है, तो उसका, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसका विदेश नीति पर असर पड़ेगा। फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो इनका हॉस्टाइल रवैया है, उसका एक बड़ा कारण है इनका मुस्लिम विरोध। क्योंकि यहां इस मामले में इजराइल और बीजेपी या आरएसएस एक ही मंच पर है। एक दूसरी ही चीज, विलेन है दोनों। एक एक ही मंच पर है। दूसरी चीज जो कि ज्यादा अभी देखिएगा आप, क्योंकि अब महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में तो दिखाई देगा वो। ये अब वो अचानक आपके यहाँ ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सेंटर में आ जाएगी। अब डेवलपमेंट नहीं आएगा। अब ये अचानक देखिएगा, वो शिवाजी से जो बात शुरू हुई थी ना आपके यहाँ, अब वो मराठा, मराठा संस्कृति, मराठा जाति गौरव, ये बकवास शुरू कर देंगे ये। और इसके चलते ये कोशिश करेंगे कि हाशिए पर ले जाने की बाकी सभी आइडेंटिटीज को, इंक्लूडिंग मुस्लिम। ये पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा जो मुस्लिम विरोध वाली जो बात आपने, या सिख विरोध वाली बात जो आपने उठाई, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य यह है कि इन तमाम आइडेंटिटीज को मत मानो, एक ही आइडेंटिटी को मानो, वो हिंदू की आइडेंटिटी। तो अगर आपकी गृह नीति के केंद्र में हिंदू की अस्मिता केंद्रीय तत्व है, तो जाहिर है कि इससे विदेश नीति प्रभावित होगी। और विदेश नीति में आप किसकी तरफ झुकेंगे? उन शक्तियों की तरफ झुकेंगे जो कि फंडामेंटलिस्ट हैं, जो बहुलतावाद का विरोध करते हैं। तो ये जो इसराइल के प्रति रुझान, ये जो बांग्लादेश के प्रति जो है इनका जो विद्वेषपूर्ण रवैया, ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, ये इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि हिंदू मानसिकता जो है ना, वो इसके हर चीज को प्रभावित किए हुए। तो आप हिंदू हैंगओवर से तो निकल नहीं रहे, और हिंदू हैंगओवर से जब तक आप निकलेंगे नहीं, तब तक आपको लेह लद्दाख भी समझ में नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर भी समझ में नहीं आएगा। एक और चीज, और लास्ट इस बात को मैं यहीं रोकूंगा मैं, वो ये कि ये पूरा का पूरा प्रसंग, विदेश नीति का प्रसंग, क्या डेमोक्रेसी को या यहां की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा? निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। क्योंकि आप लगातार जिस चीज से परेशान लोगों को किए हुए थे, अब आप सोचें कि वो चीज अब सेलेबल है कि नहीं है। जैसे एंटी चाइना चीज सेलेबल है कि नहीं है। अब वोट आएंगे ना, अब वोट आएंगे, तो अब ये बताइए फिलिस्तीनियों पर आपका स्टैंड क्या है? महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर इससे बहुत फर्क पड़ेगा, मैं आपको बहुत साफ कह रहा हूं। ये फिलिस्तीन वाले मसले से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत एंगर है। लोगों इस बात को नोटिस कर रहे हैं। हालांकि आरएसएस का तो सर्वे आया सर, आरएसएस का सर्वे आया महाराष्ट्र में करके, कहा उन्होंने कि 160 सीटों पर विजय प्राप्त करके महायुति यानी बीजेपी और जो उनके साथी जीत करके वापस आ रहे हैं। ये कह रहा है महाराष्ट्र में इसका सर्वे, इंटरनल सर्वे आरएसएस का। वो कोई उससे कुछ नहीं होने वाला। वो सब फालतू चीजें, वो सब फालतू चीजें। क्योंकि ये जो ब्रिक्स वाली जो इंपैक्ट है ना, मैं अब बता रहा हूं आपको, जो अभी चीजें रिवर्स में जाएंगी, वो लोग नहीं जानते कि विदेश नीति के पहलू किस तरह से असर डालते हैं। अब इसका एक साइड इफेक्ट यह है कि अमेरिका के साथ हॉस्टिलिटी बढ़ेगी आपकी, कनाडा के साथ हॉस्टिलिटी बढ़ेगी, तो जाहिर है कि नीचे पोलराइजेशन बढ़ेगा। ये जो सर्वे है, ये विदेश नीति वाले मसले को और उसके इंपैक्ट को नोटिस नहीं लेते। हम बात कर रहे हैं कि विदेश नीति का गृह नीति पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा, निश्चित असर पड़ेगा। और आपको यह बात सोचनी पड़ेगी कि आपने अब तक जो रास्ता चुना था, वो रास्ता कहां ले गया आपको? लोग पूछेंगे। आप ये बहुत बड़ा इवेंट था ब्रिक्स का, जहां पर के नरेंद्र मोदी की कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी हर जगह जाके पब्लिक मीटिंग करते हैं, यहां पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाए। वही प्रेस, उनकी ताकत है।
हाँ, वही उनकी ताकत है, वो वहां से जाके भाषण देते हैं हिंदुस्तान की जनता के लिए। हाँ, डंका 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 बज रहा है। पहली बार वो बिना भाषण दिए वहां से लौट के आए, अंदर जो बोले बोले। हाँ, अंदर में उन, क्या बोले भगवान ही जानता है। हाँ, वो ठीक है, जो भी हो, लेकिन फिर भी जो चीज समझने की है वो ये कि ये जो नया जो ध्रुवीकरण है और जो नया जो शक्ति संतुलन उभर के आया है, उससे हम और हमारा देश प्रभावित होगा। और ये जी, काम करने में धन्यवाद देना चाहिए मनमोहन सिंह को, क्योंकि नहीं नहीं मनमोहन तो कौन कौन तो कौन बोला मनमोहन उसको? मनमोहन सिंह के जमाने में ये संघाई कॉरपोरेशन वाले देशों ने ये ब्रिक्स बनाया। ये जो कहते हैं ना कि हम फाउंडर मेंबर है, नरेंद्र मोदी तो सिर्फ फाउंडर मेंबर एक ही जगह के हैं, वो राम मंदिर के। बाकी वो किसी जगह के फाउंडर मेंबर नहीं है किसी भी नहीं, नीति के। उसमें भी शेयर होल्डर का ही है सर, उसमें भी शेयर शेयर होल्डर का ही है सर। उस सीजीआई ने क्या के शेयर होल्डर ले अपना स्टेक ले लिया सर। ये हमारा स्टेक भी जो हाँ, तो ये समाधान हमने कहाँ से ढूंढा? तो ये इसके लिए भी मनमोहन सिंह को धन्यवाद देना चाहिए कि वो इतना दूरदर्शी था व्यक्ति कि उसने ब्रिक्स के कॉन्सेप्ट को दिया और एक नया अलायंस खड़ा किया जो कि अमेरिका के खिलाफ में ताकतवर अलायंस की शक्ल ले चुका है। मैं जो है मुझे सचमुच में मुझे बहुत रह रह के याद आ रही है उनकी कि मैंने पहले जब वो ये घटना घटी थी मैंने लिखा था उस समय भी फेसबुक पे बहुत। तो तब लोग हंस रहे थे कि अरे क्या बकवास है, क्योंकि उस समय तो 3-4 देश ही थे। तो मैंने कहा नहीं, इस ये फ्यूचर का जो विकल्प है, वो आज स्थिति है कि उसमें धाधर धाधर देश शामिल हो रहे हैं। आज वो विश्व बाजार में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर के आया है। रूस के खिलाफ में जी जितनी आर्थिक नाकेबंदी और पाबंदी लगाई गई थी वो तकरीबन बेकार हो चुकी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो नरेंद्र मोदी जो ब्रिक्स में जो उपलब्धि है, उस ब्रिक्स की बैकबोन बुद्धि, उसकी जो कूटनीति और उसका जो बेसिक ब्लूप्रिंट वो तैयार किया था मनमोहन सिंह ने। ये दिमाग से निकाल दें हम लोग। हमें ज्यादातर लोग ये कि नहीं हम याद नहीं करते, हम नोटिस नहीं लेते। नहीं, मनमोहन सिंह को याद करते हैं वो लोग, याद करते हैं वो रूस याद करता है, चीन याद करता है, वो जानते हैं कि बुद्धि है उस आदमी के पास में। तो जी। कायदे से अच्छे प्रधानमंत्री का लक्षण यही है कि वो भारत आए तो एक बार मनमोहन सिंह के पास जाए। आखिरी बात कह के ये बहुत जरूरी सूचना दे रहा हूं मैं आपको, खत्म नहीं, बिल्कुल करेंगे। सही कहा सर आपने। जी। और ये है कि मैं प्रधान दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स में फिलहाल भारत में। प्रधानमंत्री भारत का कन्वेंशन रहा है कि प्रधानमंत्री जब विदेश से लौट के आता है तो राष्ट्रपति को ब्रीफिंग देने जाता है कि वो विदेश में क्या करके आया। नरेंद्र मोदी ने एक गलत परंपरा शुरू की कि वो राष्ट्रपति को ब्रीफिंग नहीं देते। वो बेहतर असंवैधानिक काम है सर, इसलिए तो असंवैधानिक है। नहीं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो करें। और नहीं अभी भी आपके जरिए ऐसा आपके संविधान जरिए में। आपके जरिए हम अपील कर रहे हैं उनसे कि वो रास्ते पर लौट आए और वो ये काम करें कि राष्ट्रपति को जाके ब्रीफिंग दें इसकी। और ये विदेश यात्राओं से लौट के राष्ट्रपति को बताना ये संवैधानिक कन्वेंशन था, उसका वो पालन करें। जो नई जो विदेश नीति तैयार की है नरेंद्र मोदी ने, वो राष्ट्रपति को सूचना नहीं देती, वो मीडिया को सूचना नहीं देती, वो जनता को सूचना नहीं देती। हाँ, वो अदानी को सूचना जरूर होती है उसकी, अंबानी को सूचना जरूर, क्योंकि कारपोरेट हाउसेस के पैकेज के लिए वो जाते हैं। तो ये जो नई नीति है ये एक तरह से अगर मुझसे पूछे, एक शब्द में कहूंगा, दिशाहीन नीति है। और इसमें नीति की जगह इवेंट को रख दिया गया है। जी। फिलहाल हम इतना ही रखें। और ये इवेंट भी ऐसा कि आपका खर्च तो होता है, हासिल कुछ नहीं होता है। तो ये जो अब तक की विदेश यात्राओं से भारत को क्या मिला है, आंकड़ों की बात तो बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि वो गिनने जाइएगा सिक्का नोट और कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना फलाना, या आमतौर पर लोग इसी को गिनते हैं। लेकिन जो सर ने बताया, ऋषभ चतुर्वेदी सर ने आखिर में, कि जो राष्ट्रपति को सूचना नहीं देता है कि विदेश जाके हमने क्या किया, वो आम आदमी को सूचना कहां से पहुंचेगी? यही समझना है, ये लोकतंत्र का कौन सा हश्र कर दिया और कहाँ पहुंचाया है। विदेश नीति हमारी कितनी बर्बाद नीति है। और बहुत सही लाइन आपने कही सर कि जो हमारी गृह नीति है उसका रिफ्लेक्शन विदेश नीति पे है, जो हमारी विदेश नीति है उसका रिफ्लेक्शन होम मिनिस्ट्री पे है।
और दोनों एक दूसरे का पूरक है, घर और बाहर। घर में हमारे क्या संबंध, अगर हम आम आदमी के तौर पर देखें, घर में अगर हम सबसे लड़ते हैं तो जाहिर है बाहर जाकर के भी सबसे वही हाल करेंगे, बाहर जाकर सबसे लड़ते हैं तो घर में भी आकर के वही हाल करेंगे। यहाँ भी तनाव, वहां भी तनाव, और तनाव में जो है कुछ मिलता नहीं है। तनाव में शरीर क्षीण होता है और गौरव चला जाता है, संपत्ति चली जाती है, मानसिक शांति चली जाती है, बचता है सिर्फ ढडरी। और वो भी जो है, वो एक संत थे ना सर, जिन्होंने अर्जुन को दिया था, दधीची ऋषि। दधीची ने अपनी हड्डी दान की थी ताकि तुम जो है इसको लो और मारो, धनुष बनाया और ये किया। तो ये भी काम नहीं आएगा इनका, जो पूरा का पूरा 11 साल का कार्यकाल है, इतना भयावह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, जगदीश सर आप आए, आप थैंक इतनी सारी यू, जानकारी दी सर। थैंक और यू। हमारे साथ जो